हेलो स्टूडेंट, एसएमएस ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम साइंस सब्जेक्ट में मानव तंत्र के अंदर नया टॉपिक लेके आए हैं और वो टॉपिक है अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र। जैसा कि आप पिछले वीडियो में मानव तंत्र में पाचन तंत्र के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग उपस्थित होते हैं, उनका कार्य क्या होता है, किस प्रकार से वो अपनी क्रिया को संपादित करते हैं, कौन कौन से एंजाइम वो स्रावित करते हैं, इन सब के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। ठीक है, आज हम मानव तंत्र में जो अंतःस्रावी तंत्र है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उससे पहले आपको बोर्ड पर एक डायग्राम दिखाई दे रहा है। इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि हमारे मानव शरीर में कई अंतःस्रावी ग्रंथियां उपस्थित होती हैं, जिनकी स्थिति आपको इस डायग्राम से पता चल रही है। ये डायग्राम मोस्ट है क्योंकि कई बोर्ड एग्ज़ाम में इस टॉपिक से मेजर तथा माइनर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, अर्थात छोटे व बड़े क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अतः सभी स्टूडेंट ध्यान से इस डायग्राम को देखें और घर पर प्रैक्टिस करें और बिना देखे इसको बनाने की कोशिश करें। ठीक है, अंतःस्रावी तंत्र में अंतःस्रावी ग्रंथियां भाग लेती है और ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों का जो सम्मिलित रूप होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, अंतःस्रावी तंत्र कहते हैं। यहाँ पर हम मानव अंतःस्रावी तंत्र के बारे में बात करेंगे तो हम देख पा रहे हैं कि मानव अंतःस्रावी तंत्र में पीयूष ग्रंथि जो मस्तिष्क में जो हाइपोथैलेमस संरचना है उसके जस्ट पास में पाई जाती है। हाइपोथैलेमस भी एक ग्रंथि है जो कि मानव मस्तिष्क का एक भाग भी बनाता है। फिर उसके पास में ही है जो अधर स्तर में है, वो है आपकी पीनियल काय ग्रंथि है जो यहाँ पे पाई जाती है। फिर उसके बाद में हमारी जो कंठ नलिका है उसमें जो स्वर यंत्र है उसके पास में पाया जाता है, जो एच आकार का, यानी अंग्रेजी की जो एच कैपिटल में है उस आकार का जो संरचना पाई जाती है या थायराइड ग्रंथि पाई जाती है, जो कि हमारे सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसके नीचे जस्ट ही पैराथायराइड ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद में हमारा जो हृदय है उसके पास में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे थाइमस ग्रंथि कहते हैं। फिर उसके बाद में हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो हमारा आमाशय है और आमाशय जहाँ बाहर की तरफ यानी ग्रहणी में खुलता है, जो कि हमने पाचन तंत्र में पढ़ा था, उससे जुड़ी हुई एक संरचना होती है जिसे अग्नाशय ग्रंथि कहते हैं। अग्नाशय ग्रंथि, जैसा कि आपने पिछले पाचन तंत्र में भी इस ग्रंथि के बारे में पढ़ा था, उस समय हमने इसको बहिस्रावी ग्रंथि के रूप में पढ़ा था, अर्थात इसके बहिस्रावी ग्रंथि के रूप में क्या कार्य होते हैं उसके बारे में हमने उसकी जानकारी प्राप्त की थी। और उस वीडियो में भी मैंने आपको इसके अंतःस्रावी जो क्रियाएं हैं या अंतःस्रावी जो हार्मोन ये स्रावी करती है उसके बारे में जानकारी दी थी। फिर बहिस्रावी में भी ये क्या करती है, ये अग्नाशय रस का स्त्रावण करती है जिसमें लाइपेज एंजाइम होता है जो कि वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अंतःस्रावी तंत्र में या अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में ये इंसुलिन तथा ग्लूकागोन हार्मोन का स्त्रावण करती है, जिसकी क्रियाविधि के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में हमारी जो अगली ग्रंथि है वो है एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि जिसे अधिवक्त्रक ग्रंथि भी कहते हैं, ये हमारी जो वक्रक है अर्थात जो किडनी है उसके शीर्ष भाग में टोपीनुमा संरचना के रूप में पाई जाती है। फिर जैसा कि आप जानते हैं मानव एक लिंगी प्राणी है, अर्थात इसमें नर व मादा अलग अलग होते हैं, यानी पुरुष व स्त्री इसमें होते हैं। तो मादा मानव के अंदर जो अंतःस्रावी ग्रंथि पाई जाती है उसे अंडाशय ग्रंथि कहते हैं, और नर मानव में जो ग्रंथि पाई जाती है उसे वृषण ग्रंथि कहते हैं। अब सबसे पहले हमारे प्रश्न यही है या प्रश्न हमारे दिमाग में ये आता है कि अंतःस्रावी ग्रंथि होती क्या है।
तो अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि की कुछ विशेषताएं होती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि की कुछ विशेषताएं होती हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथि की विशेषता, यानी किन ग्रंथियों को हम अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं, उनकी विशेषता क्या क्या होती है वो यहाँ पर हम देखेंगे। अंतःस्रावी ग्रंथि की विशेषता, जिसमें पहली, ये नलिका विहीन होती है, नलिका विहीन होती है। दूसरी, विशेष रसायन, इसे क्या कहते हैं, हार्मोन का स्त्रावन। ठीक है। तीसरे है ये हार्मोन का परिवहन रुधिर द्वारा, ठीक है। चौथा, विशेष हार्मोन, विशेष लक्ष्य अंग पर प्रभाव, लक्ष्य अंग पर विशेष प्रभाव उत्पन्न करना। ठीक है, ये अंतःस्रावी ग्रंथियों की विशेषता है। सबसे पहले अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या होती है, नलिका विहीन होती है। दूसरा, विशेष रसायन जिसे हम हार्मोन कहते हैं का स्रावण करती है। तीसरा, हार्मोन का परिवहन कौन करता है, रुधिर द्वारा होता है। और चौथा, विशेष हार्मोन विशेष लक्ष्य अंग पर विशेष प्रभाव उत्पन्न करता है। ठीक है, ये इनकी विशेषताएं होती है। तो मोस्ट है ये अंतःस्रावी ग्रंथियों की विशेषता। ठीक है, अब अंतःस्रावी ग्रंथियों की विशेषताएं हमने पढ़ ली है, तो इसका कार्य क्या है उसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां तंत्रिका तंत्र के साथ मिलकर, अंतःस्रावी ग्रंथियां तंत्रिका तंत्र के साथ मिलकर दीर्घकालीन समन्वय व नियंत्रण का कार्य करती है। दीर्घकालीन समन्वय व नियंत्रण का कार्य करती है। तो कार्य क्या हो गया इसका, कार्य तंत्रिका तंत्र के साथ मिलकर दीर्घकालीन, अभी बताएंगे, दीर्घकालीन नियंत्रण समझाएंगे आपको, वह समन्वय का कार्य करती है। ठीक है, ये इसका कार्य हो गया है। वापस सुन लेना। अंतःस्रावी तंत्र में जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, ये क्या करती है, तंत्रिका तंत्र के साथ मिलकर दीर्घकालीन नियंत्रण व समन्वय का कार्य करती है। अब आपको ये जानना जरूरी भी है कि दीर्घकालीन समन्वय क्या हुआ या नियंत्रण क्या हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि मानव जो जीवन है उसमें मानव विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है। विभिन्न अवस्थाएं जैसे कि भ्रूण अवस्था, शिशु अवस्था, बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था, युवा अवस्था, वयस्क अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्ध अवस्था। ठीक है, तो ये अवस्थाएं किन कारणों से आती है, इनका नियंत्रण किन कारणों से होता है। एक निश्चित आयु में ही प्रत्येक मानव किशोर जो पुरुष है उसमें ढाढ़ी मूंछ क्यों आती है, उनका क्या कारण है, वो क्या है, दीर्घकालीन समन्वय है और दीर्घकालीन नियंत्रण है।
वो विशेष आयु में ही वो लक्षण प्रकट होंगे, चाहे उनके मात्रा कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन वो प्रकट होंगे। एक व्यक्ति गुस्सा करेगा तो उसका गुस्सा करने का जो प्रोसेस है वो सेम होगा, हाँ उसकी मात्रा कम ज़्यादा हो सकती है, उनका नियंत्रण इसके द्वारा होता है। ठीक है, तो ये होते हैं दीर्घकालीन। एक होते हैं तात्कालीन, तत्काल जो कार्य होता है, फटाफट रिएक्शन होना, और एक होता है लंबे समय बाद में रिएक्शन होना। ठीक है, तो जो दीर्घकालीन रिएक्शन होते हैं या दीर्घकालीन जो नियंत्रण और समन्वय का कार्य होता है वो अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है, अब यहाँ तक बात कंप्लीट। अगली जो हम सबसे पहले हमारी जो अंतःस्रावी ग्रंथि है उसके बारे में बात करेंगे, और वो है हमारी हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मानव मस्तिष्क का एक भाग बनाती है। जो हमारा अग्र मस्तिष्क है उसका एक भाग है हाइपोथैलेमस। यहाँ पर हम इसे एक अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में पढ़ रहे हैं। तो हाइपोथैलेमस जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि ये किसका नियंत्रण करती है? ये पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण करती है। पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण, पीयूष ग्रंथि का क्या करती है? नियंत्रण करती है। नियंत्रण करने के लिए दो प्रकार के हार्मोन स्रावित करती है। कितने? दो प्रकार के हार्मोन का स्त्रावन, दो प्रकार के हार्मोन का स्त्रावन करती है। नंबर एक होता है मोचक हार्मोन, और नंबर दो है निरोधी हार्मोन। ठीक है, मोचक हार्मोन पीयूष ग्रंथि को सक्रिय करता है। ठीक है, मोचक हार्मोन क्या करता है? पीयूष ग्रंथि को सक्रिय करता है, जबकि निरोधी हार्मोन पीयूष ग्रंथि को निष्क्रिय करता है। समझ गए? मोचक हार्मोन क्या करता है? पीयूष ग्रंथि को सक्रिय करता है, और निरोधी हार्मोन क्या करता है? पीयूष ग्रंथि को निष्क्रिय करता है। मतलब एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। ये पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करता है कौन? हाइपोथैलेमस। अतः इसका उपनाम है, वो उपनाम है हेडमास्टर ग्रंथि। इसका क्या नाम है? हेडमास्टर ग्रंथि। ठीक है, इसका उपनाम पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि का उपनाम क्या है? हेडमास्टर ग्रंथि है। क्यों? क्योंकि ये पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण करती है। अब पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण करती है तो इसको हेडमास्टर ग्रंथि क्यों कहा गया है? वो पीयूष ग्रंथि की जब हम पढ़ेंगे अभी अगली स्थिति में, तब हम उसको जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि के बारे में बात कर लेते हैं। पीयूष ग्रंथि हाइपोथैलेमस के जस्ट आगे की तरफ पास में पाई जाती है। इसकी संरचना की बात हो रही है, आकार की बात नहीं हो रही है। इसकी संरचना मटर के दाने के सदृश होती है। यानी पीयूष ग्रंथि जो होती है, पीयूष ग्रंथि स्थिति कहाँ होती है? इसकी स्थिति हाइपोथैलेमस के अग्र भाग
के पास, ठीक है। यानी देखो यहाँ पर पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। संरचना मटर के दाने के सदृश, ध्यान रखना है सदृश्य मटर के दाने के संरचना की बात हो रही है, आकार नहीं है। आकार मटर के दाने जितना नहीं है, मटर के दाने की सदृश्य इसकी संरचना है, आकार तो काफी छोटा है, ठीक है ना। पीयूष ग्रंथि की जो संरचना है उसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, मैं आपको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। जो पीयूष ग्रंथि होती है उसकी संरचना इस प्रकार से, एक इस प्रकार से इसकी संरचना पाई जाती है पीयूष ग्रंथि की, ठीक है। इसका जो ये इधर वाला भाग होता है इसे कहते हैं अग्र पीयूष भाग, पीयूष भाग जिसे डाइसिफेनोल भी कहते हैं, सॉरी एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस इसका नाम है, एडिनो हाइपोफाइसिस। और इसे कहते हैं पश्य पीयूष भाग, जिसे कहते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, ये इसमें ये पश्य पीयूष भाग यानी न्यूरो हाइपोफाइसिस और अग्र पीयूष भाग यानी एडिनो हाइपोफाइसिस होता है। पीयूष ग्रंथि इस प्रकार से एक डाइसिफेनोल खांच में उपस्थित होती है, ठीक है। इसके द्वारा पीयूष ग्रंथि के द्वारा 20 से भी ज़्यादा प्रकार के हार्मोन स्रावित किए जाते हैं और ये सभी हार्मोन क्या करते हैं, जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं यानी पीनियल काय है, थायराइड ग्रंथि है, पैराथायराइड ग्रंथि है, थाइमस ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि है, एड्रिनल ग्रंथि है, या मानव मादा में उपस्थित अंडाशय ग्रंथि है, या मानव नर में उपस्थित वृषण ग्रंथि है, इन सब का नियंत्रण करने का कार्य करते हैं। अतः पीयूष ग्रंथि का उपनाम है, पीयूष ग्रंथि का क्या है, उपनाम है, और वो है मास्टर ग्रंथि, ठीक है। उपनाम क्या है, मास्टर ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि इसका उपनाम है और इसका नियंत्रण मतलब पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण कौन करता है, हाइपोथैलेमस, तो उसे हम क्या कहते हैं, हेड मास्टर ग्रंथि। उसका उपनाम क्या है, हेड मास्टर ग्रंथि। बात क्लियर, हेड मास्टर ग्रंथि उसको क्यों कहते हैं, मास्टर ग्रंथि इसको क्यों कहते हैं, वापस सुन लेना। मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके द्वारा स्रावित जो हार्मोन है वो थायराइड ग्रंथि, पीनियल काय, पैराथायराइड, थाइमस, अग्नाशय, एड्रिनल्स, अंडाशय या वृषण, इन ग्रंथियों का नियंत्रण करने का कार्य करते हैं, अतः इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण कौन करता है, हाइपोथैलेमस, अतः उसे हम क्या कहते हैं, हेड मास्टर ग्रंथि कहते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद में जो अगली ग्रंथि है वो अपनी पीनियल काय ग्रंथि है। इसके पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित कुछ हार्मोन होते हैं, उनके में 20 से भी ज़्यादा प्रकार के हार्मोन स्रावित करती है। तो कुछ उदाहरण मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से देख लेना। कुछ उदाहरण हैं पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन कौन कौन से हो, वैसे 20 से ज़्यादा होते हैं, फिर भी कुछ उदाहरण यहाँ पे दे रहा हूँ मैं। जैसे कि कुछ उदाहरण हैं वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, ठीक है, गोनेडोट्रोफिन, वृद्धि हार्मोन, जिसे ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं,
थायराइड सक्रिय हार्मोन जो थायराइड ग्रंथि को जाके सक्रिय करता है आदि। ठीक है, ये कुछ उदाहरण हैं जो पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन्स के हैं। ठीक है, इससे तो ज़्यादा वो 20 से भी ज़्यादा प्रकार के हार्मोन स्रावित करती है। कुछ उदाहरण मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं। फिर अगली अपनी ग्रंथि है पीनियल काय ग्रंथि। पीनियल काय ग्रंथि ये हाइपोथैलेमस भाग के अधर स्तर पे पाई जाती है। पीनियल काय ग्रंथि स्थिति कहाँ है? हाइपोथैलेमस के अधर तल पर। ठीक है, अधर तल पे ये पाई जाती है। इसके द्वारा स्रावित हार्मोन होता है वो होता है मेलाटोनिन हार्मोन। इसके द्वारा स्रावित हार्मोन क्या होता है? मेलाटोनिन नामक हार्मोन होता है। ठीक है, मोस्ट। इसका कार्य ये दैनिक लयनता को बनाए रखती है। दैनिक लयनता को बनाए रखती है। ठीक है, दैनिक लयनता को बनाए रखती है ये। इसका उपनाम, इसे जैविक घड़ी भी कहते हैं। जैविक घड़ी भी कहा जाता है। ठीक है, उपनाम इसका है जैविक घड़ी। अब आपको दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा दैनिक लयनता क्या है? दैनिक लयनता का मतलब है हम सोते हैं तो एक मृत प्राय स्थिति में पहुंच जाते हैं। सिर्फ अपनी श्वसन दर चलती रहती है और हमारे जो हाथों की स्थिति है, हमारे जो शरीर की स्थिति है वो मृत स्थिति में चली जाती है, मतलब एक मरी हुई स्थिति में आ जाते हैं हम। तो हमें कैसे पता चलता है कि अब हमें जगना है, यानी सुबह हो गई है, हमें उठना है। रात को जब हम सोते हैं तो ये सोच के थोड़ी उठते हैं कि हमें सुबह ही उठना है। फिर अचानक सुबह होती है, हम अचानक उठ जाते हैं। जैसे हमारी नींद कंप्लीट होती है हम उठ जाते हैं। तो वो क्या है? वो सब नियंत्रण पीनियल काय ग्रंथि के द्वारा होता है। इसे हम जैविक घड़ी कहते हैं। पक्षियों में ये ज़्यादा सक्रिय होती है, इसलिए जब वो उड़ते हैं तो उन्हें रास्ते का ज्ञान होता है। ठीक है, इसके अलावा जो हाथी होते हैं उनकी भी याददाश्त अच्छी होती है, उसका भी मेन जो प्रोसेस है इस पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो ये पीनियल काय ग्रंथि के कार्य हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम अगली जो ग्रंथियां हैं, थायराइड ग्रंथि है, पैराथायराइड ग्रंथि है, थाइमस ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि है, एड्रिनल ग्रंथि है, अंडाशय ग्रंथि है और वृषण ग्रंथि है, उनके कार्यों के बारे में बात करेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अंगूठे के निशान को दबाना ना भूलें और किसी प्रकार का कोई प्रश्न, कोई समस्या या किसी भी प्रकार के मन में जिज्ञासा है तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी वो जिज्ञासा ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।